नमस्कार, मैं क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ चैप्टर 2 पार्ट 2 वीडियो में। आपको जैसे पता ही है कि हम चैप्टर 2 वीडियो जो है वो रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर गवर्नमेंट का कर रहे थे। अब हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं, मैं आपको एक बार व्यू दे देती हूँ इसके रिगार्डिंग कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जो है भूमिका इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। जो बच्चे नहीं देख पाए वो प्लीज़ एक बार देख लें। उसके बाद संघ व राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनको डिस्कस किया था। विधायी संबंध के बाद हम आए थे प्रशासनिक संबंध पर, जिस पे हम टोटल 5 पॉइंट्स कर चुके हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग, न्यायाधिकरण के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक में भी पढ़िए, प्रीवियस वीडियो भी देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक जो हम ये सेकंड चैप्टर कर रहे थे, ये लगभग फर्स्ट जो चैप्टर उसके 90% पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करने वाला चैप्टर है। हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार केंद्र और राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के उनके संबंध है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 पॉइंट जो है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले जो है छठा पॉइंट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, ये नहीं है कि राज्य सरकारों को या राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकें, ऐसा नहीं है। इससे भी राज्य जो है कनेक्टेड है केंद्र सरकार से। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वही उनकी संख्या को निश्चित करता है कि किस राज्य में कितने न्यायाधीशों की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है न्यायाधीशों के संबंध में आपस में ये कनेक्टेड है। सातवां है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जो ये अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये इनके बारे में जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 263 में 263 में किया गया है, जो कि ये बताता है कि राज्यों के बीच में अगर कोई आपसी झगड़ा हो जाए, उसको निपटाने का काम जो है ये इंटर स्टेट काउंसिल करेगी। इसीलिए इनकी स्थापना की गई है। इनके जो सदस्य है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसकी कार्यविधि को निश्चित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह से आपको लगेगा कि ये तो पूरी तरह से सेंटर की एक संस्था है, बल्कि ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या आप देख पा रहे हैं इसमें कि आपस में राज्यों के झगड़ों को निपटाने के लिए, राज्य की समस्याओं को खत्म करने के लिए, सुझाव देने के लिए इस परिषद को बनाया गया। बेशक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया है, इसको बनाया है, बट वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि आपस में राज्यों में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, केंद्र के साथ मनमुटाव ना हो। उस सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार जो है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था करती है। ये 10 अक्टूबर 1990 में बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, कब बनी थी, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, क्यों बनाई गई, ये सारी चीज़ें। फिर है वही बार बार रिपीट होता हुआ एक और पॉइंट, आपातकालीन घोषणा लागू होने की स्थिति में। इमरजेंसी आपको पता है 352 हम डिस्कस करते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, पूरे देश में संकट होता है, तब इसकी घोषणा की जाती है केंद्र सरकार की तरफ। तब हमारे देश की पूरी कार्य प्रणाली का जो ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है, यानी सारी शक्तियाँ जो है संघीय सरकार के हाथों या केंद्र के हाथों चली जाती हैं नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में। अब इसको आप ये नहीं कह सकते ये एकात्मकता हो गई है या केंद्र बहुत शक्तिशाली हो गया है, राज्यों की सुनी नहीं जा रही है। वास्तविकता में क्या है, ये आपातकालीन घोषणा की ही क्यों जा रही है? ये वास्तव में राज्यों के जो लोग हैं, ये देश है, राज्यों से ये जो देश बना है, राज्य सरकारों को जो ठीक ढंग से इमरजेंसी के दौरान काम करने के लिए आदेश देने का काम, या इस पूरे देश की जनता को संभालने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। वास्तविकता इससे क्या नजर आता है कि राज्य और केंद्र सरकार आपस में मिलजुल कर काम कर रही है इस सिचुएशन में भी। तो ये एक पॉइंट शो करता है कि आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। जैसे ही ऐसी स्थिति लगेगी कि आपातकालीन घोषणा हो गई है, तो राज्यों की जो सरकारें अपनी शक्ति का प्रयोग संघीय सरकार के अनुसार करने लगती हैं। फिर अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, अखिल भारतीय सेवाएं होती कौन है? आपको कई बार ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी पढ़ा है आपने, यानी फर्स्ट चैप्टर था उसके काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस हुआ है। IAS है, IPS है, ये सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनके सदस्यों की भर्ती भी UPSC करता है, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि केंद्र की संस्था है। इन सेवाओं पर संघ सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, मतलब इस आयोग पर और इन सेवाओं पर। जबकि ये जो अधिकारी हैं बेशक से केंद्र सरकार की तरफ से लगते हैं, लेकिन इन अधिकारियों का काम है राज्यों में उच्च पदों पर कार्य करते हुए राज्य का प्रशासन संभालना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो इस तरह से आपस में क्या दिखता है कि केंद्र राज्य आपस में कनेक्टेड है अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी।
फिर है आर्थिक सहायता देना, ये भी पॉइंट डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका एक आर्टिकल मैं बताना चाहूँगी। अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, पैसों से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उनकी आर्थिक मदद करेगी, वो सहायताएं पहुंचाएगी। यह सहायता देते समय केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश आदेश दे सकती है, तो इस तरह से भी कनेक्टेड दिखाई देते हैं। फिर हिंदी भाषा के विकास के संबंध में जो अनुच्छेद 351 है उसके अंतर्गत बताया गया कि हिंदी भाषा का जो विकास करना होगा वो काम जो है राज्य सरकार करेंगी केंद्र सरकार की निर्देशानुसार। फिर है भाषाई अल्पसंख्यकों के, देखो अल्पसंख्यकों का आपको पता ही है, अल्पसंख्यक वो अभी तक धार्मिक अल्पसंख्यकों का आपको पता है कि जो मेजोरिटी और मिनोरिटी यानी बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक है उनके बीच की बात कही गई है। बहुसंख्यक आपको पता है हिंदू है, इसके अलावा जो जितने भी धर्म हैं भारत में, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। तो वो हो गए धार्मिक अल्पसंख्यक। तो कुछ ऐसे भी जो भाषा के आधार अल्पसंख्यक है, यानी कि जो वो भाषा बोलने वाले लोग जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, तो ऐसे लोगों की भाषा को प्रमोट करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इन उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर उन्हीं की भाषा में, तो ये इसके निर्देश जो है राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं केंद्र सरकार जो है भाषा अल्पसंख्यकों का काम करती है के लिए, अच्छे के लिए काम करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार की हेल्प से। फिर है वित्तीय आपात की घोषणा होने की स्थिति में, ये भी मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसकी घोषणा होने पर जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इसके अंतर्गत राज्य में जो भी सेवा कर रहे हैं, किसी भी वर्ग का व्यक्ति ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि न्यायाधीशों का वेतन है, उनके भत्तों में कटौती करने का आदेश जो है राज्य सरकारों को दे सकती है केंद्र सरकार, आदेश देती है केंद्र सरकार। उसके अलावा राज्यों द्वारा जो धन विधेयक पास किए जाते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए जो भेजे जाते हैं, उनको धन विधेयकों को भी रोकने का या उनके संबंध में निर्देश देने का काम कर सकती है केंद्र सरकार। यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि केंद्र द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं, आदेशों को राज्य द्वारा पालन करने में अगर वो असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे प्रशासन कार्य यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम जो है अगले इम्पोर्टेंट 16 नंबर के क्वेश्चन पे, या यूँ कहे कि एक 16 नंबर के क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, फिनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं हमारी जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि संघ और जो राज्य हैं, जैसे राज्यों की आय के जो साधन है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स हैं, जो पहला जो पॉइंट आता है वो संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण आता है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग यूनियन एंड स्टेट। सबसे पहले तो समझिए वित्तीय के मतलब धन से संबंधित जितने भी होंगे, संविधान द्वारा जिस प्रकार की शासन की शक्तियों का केंद्र सरकार या जिस राज्य सरकारों में विभाजन किया गया है, उसी तरह से जो है जो अनुच्छेद 264 से 293 के तहत जो हमारा केंद्र है और राज्य हैं उनके बीच में पैसे से रिलेटेड वित्तीय साधनों का विभाजन कर दिया गया है। संघ एवं राज्यों के जो मध्य राजस्व साधन है, राजस्व यानी रेवेन्यू यानी पैसा जनरेट करने के जो साधन हैं, इन साधनों को मुख्यतः इनकी कार्य क्षमता, इनका एडिक्वेटी, पर्याप्तता, उपयुक्तता के सिद्धांतों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन 3 सिद्धांतों के अनुरूप इन उद्देश्य प्राप्ति कठिन कार्य है, परंतु फिर भी संघ और राज्यों के बीच जो है एक वित्तीय संबंध बनाने की कोशिश की गई है, जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण, यानी कि केंद्र सरकार के पैसे को कैसे जनरेट होता है धन, राज्यों को किस प्रकार से धन रेवेन्यू मिलता है, इसका बंटवारा। देखिए संघ की आय के कुछ साधन हैं, जो संघ की आय के जो साधन हैं वो 14 विषय ऐसे हैं जिन पर वो कर लगा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा कर ऐसा है जिस पर केवल संघ सरकार कर लगा सकती है। जैसे कि ये अनुच्छेद 268 में बताया गया कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण की व्यवस्था है। इसके अनुसार जो संघीय सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है वो संघीय सरकार को दिया गया है, जिसे संघीय कर कहा जाता है, यूनियन टैक्सेस। तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार कि यूनियन टैक्सेस कौन से होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन यूनियन टैक्स
टैक्सेस की जो संख्या है, जो संघ के आय के साधन है, उसमें यूनियन टैक्सेस की जो संख्या है वो कुल 14 प्रकार के टैक्स है। जैसे आयकर है आपका, सीमा शुल्क है, निगम कर है, संपदा शुल्क है, स्टाम्प शुल्क है, सेवाओं पर कर है, ये सब जो है। इसी तरह से राज्य सूची के भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कर लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों के को है। ऐसे विषय जो है तकरीबन 19 हैं। जैसे भू राजस्व पर कर लगाना, कृषि आय पर कर लगाना, कृषि भूमि संपदा पर, कृषि से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो होते हैं वो सारे सभी साधनों पर कर जो है राज्य सरकार लगाती है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि निगम कर जो है, कॉरपोरेट टैक्स जो है, वो किसका कर है, यूनियन टैक्स है या स्टेट टैक्स है। तो ये यूनियन टैक्स आपको याद रखना है। आयात निर्यात पर जो कर लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, वो किसका है। इनकम टैक्स पर किसका लगता है, एक्साइज ड्यूटी पर, स्टेट ड्यूटी पर, इन पे कौन कर लगा सकता है, इनकी जो कर की दर है वो कौन निश्चित कर सकता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी जो संघीय सरकार है वो कर लगा सकती है। एक बार मैं 14 के 14 जो विषय हैं वो आपको बता देती हूँ, आपके एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे संघ के आय के साधन में पहला जो है कृषि के आय के अतिरिक्त, यानी कृषि को छोड़कर, क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि कृषि जो है वो राज्यों से रिलेटेड है। कृषि की आय को छोड़कर अन्य जितने भी कर होंगे, इनकम टैक्स होगा, वो उस पर केंद्र सरकार कर लगाती है। इसी तरह से आयात निर्यात पर, तंबाकू, रुई, भारत में बनाई जाने वाली जो अन्य वस्तुएं हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार लगा सकती है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, जो स्टेट ड्यूटी है संपत्ति पर, भूमि, कृषि भूमि को छोड़कर जो भी संपत्ति है उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। इसके अलावा जो मेडिसिन है उन पर कर, कंपनी जो होती हैं उनके जो मूल होता है उसके मूल्य पर कर, रेलवे हो गया, समुद्र होगा, हवाई जहाज हो गया, इन सब के द्वारा लाए जाने वाला जो माल है, यात्री हैं, उन पर कर, समाचार पत्रों की जो खरीद है, बिक्री, उनमें छपने वाले विज्ञापन हैं उन पर कर लगा सकती है। कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जैसे कि स्टाम्प शुल्क, जो स्टैम्प ड्यूटी है उस पर कर कौन लगाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो ये इस पर कौन लगाता है, संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टॉक एक्सचेंज, बाजारों पर स्टाम्प शुल्क लगाए जाते हैं। डाक, तार, टेलीफोन पर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, जो प्रोमिजनरी नोट, बीमा पॉलिसी, इन सब पर कर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। फिर राज्यों की आय के साधन की बात करें तो भूमि राजस्व, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार। देखो राज्यों के जो है वो आप ज़्यादातर देखोगे कि कृषि से रिलेटेड है। भूमि भवनों पर कर, खनिज पदार्थों पर कर, शराब पर, आमोद जो विलासिता के साधन उन पर, बिजली पर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं की जितनी बिक्री और खरीद होगी उन पर कर, सड़क और आंतरिक जो जल मार्ग है एक राज्य के अंदर उन पर, सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं जैसे टोल टैक्स है उन पर, पशुओं नौकरों पर, नौकाओं पर, पशुओं पर, नौकाओं पर, यानी जो बोट्स हैं, व्यवसाय, व्यापारी, पेशे जो भी हैं, तो ये राज्य सूची के कर आते हैं। तो इन पर जो कर लगाने का काम है वो राज्य सरकारें करती है। तो ये टोटल 19 है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संघ के कौन से कर है, राज्य के कौन से कर हैं। संघ के कर कितने हैं, 14 हैं। राज्य के कर कौन से हैं, कितने हैं, 19 हैं। और कौन कौन से, ये आपको एक बार रिवीजन इसकी लेनी है। अपने बुक में भी मैं आपको दे दूंगी, इसका अंडरलाइन पेज दे दूंगी, तो आप उसको जरूर अच्छे से एक बार रीड करें। अभी के लिए नहीं, आपके एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। आने वाला जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा कर किसका है। इसके अलावा यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी कि करों के संबंध में कोई भी समवर्ती विषय नहीं है। जैसे कि मैंने सूची बताई थी कि 4 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, समवर्ती, अवशिष्ट भी होती है केंद्र और राज्यों को छोड़कर। तो करों से रिलेटेड कोई समवर्ती सूची नहीं है, ना ही अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है इसमें कुछ ऐसा। लेकिन जैसे कि उपहार कर है, व्यय कर है, उन पर जो कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि उपहार कर कौन लगाता है, व्यय कर कौन लगाता है, केंद्र सरकार है। ये एक तरह से अवशिष्ट सा विषय है जो केंद्र को दिया गया है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको ये 2 पॉइंट करवाए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख लें। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितने कितने कर किसको बांटे गए हैं, किसको किस तरह से दिए गए हैं। और ये जो आपका चैप्टर है ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बच्चों फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की अटेंडेंस जो आगे डीएचई को भेजी जा रही है, तो जितना हो सके आप कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दीजिए। जो बच्चे अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं उनकी एब्सेंटीज़ फिर आगे भेजी जा सकती है कॉलेज में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर दीजिए। और सैटरडे को क्वेरी सेशन है, डाउट क्लासेस हैं, तो गूगल मीट पे आपकी वो क्लास भी ली जाएगी, तो उसको भी आप ध्यान से सुनें।